Hello student, today we are discussing chapter number 2, Principle of Management. Dear student, if you are not learned chapter number 1 of Business Studies, then you will learn about chapter number 1, then you will understand very well chapter number 2. What is principle? Principle is a fundamental statement of truth that provide guideline and action. What is principle of management? Principle of management are broad and general guideline for a manager to taking any decision or create any activity according to behavior of the management. Principle of management के characteristic क्या होते हैं? What is the characteristic or feature of principle of management? Let's we are understand what is principle. Principle is rules and regulation for the successful running management. Here are the some basic characteristic of principle of management. यहाँ पर प्रिंसिपल यानी क्या रूल्स रेगुलेशन. हमारे घर को चलाने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग जिस तरह का मैनेजमेंट करते हैं वो भी एक टाइप ऑफ मैनेजमेंट ही होता है. तो रूल्स रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस को चलाने के लिए जिन मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है उसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहेंगे. इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दैट इज दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है. बिजनेस लाइक स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस, मीडियम बिजनेस, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ और बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी हमें मैनेजमेंट देखने को मिलता है. Principle of management general guidelines. They are provide to general guideline for the manager to taking future decision. Firm by practice and experimentation. Principle of management totally depend on experiment and practices because जैसे जैसे समय चेंज होगा वैसे वैसे नए एक्सपीरियंस आते जाएंगे. जैसे जैसे नए एक्सपीरियंस आते जाएंगे वैसे वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंजेस होते जाएंगे. फोर्थ वन इज फ्लेक्सिबल. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टोटली फ्लेक्सिबल बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज वेरी स्पीडली. दैट इज द रीजन when the business environment change speedily, you are also change your principle of management according time and situation. Mainly बिहेवियर से जुड़े होते हैं. अगर किसी व्यक्ति का बिहेवियर कठोर है तो उसका मैनेजमेंट कठोर होगा. अगर किसी व्यक्ति का बिहेवियर सॉफ्ट है तो उसका मैनेजमेंट सॉफ्ट होगा. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. बेसिकली अगर किसी व्यक्ति का कठोर है तो उसका रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ बहुत बुरा होगा और अगर किसी का व्यवहार बड़ा ही अच्छा है तो उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली रन करेगा. कॉन्टीजेंट इज इक्वल टू सडनली. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सडनली चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? There are some basic importance of principal management. First is increase in efficiency. Management totally development process according time and situation. Whichever experiment taken by work, that is the important your next step. जो भी एक्सपेरिमेंट आप या जो भी स्टेप आप उठाना चाहते हो उसके लिए पहले एक्सपेरिमेंट होना ज़रूरी है. तो फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी. मैनेजमेंट जितना बेहतर होगा उसी तरह से उसकी इफ़िशेंसी होगी, कार्य करने की क्षमता होगी. बेटर अंडरस्टैंडिंग. द प्रिंसिपल डेवलप अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजिंग एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवली. जितने भी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट है, जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को चलाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत सरल होने चाहिए ताकि उसका हर व्यक्ति बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके. Fixing responsibility. The principle help to fixing responsibility of every person engaged in a business activities. हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, उसको कुछ काम दिए जाए, इसके लिए मैनेजमेंट काम करता है. डायरेक्शन ऑफ द मैनेजर. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैनेजर टाइम टू टाइम. इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन.
The principal view importance and focal point of managerial action to be the behavior and the human being. What is achieved, how to be achieved, why it is to be achieved. This is the major point available are here. Useful research, management are taking useful research always time to time. The different principle of management indicate the lines along which the research should be undertaken to make management more effectively. They guide manager in a decision making. So this is the importance of management. Dear friend, now we are discuss about two people who was known as father of management. First is Henry Fayol and second one is Taylor. So let's start it. Who is Henry Fayol? About Henry Fayol, we are say about he was born in 1841. Got the degree in mining engineer. He joined a French mining company in 1860 में उसने एक फ्रेंच कंपनी को ज्वाइन किया एज ए इंजीनियर. ही रोज द पोजीशन मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1988 और उसको मैनेजर की पोस्ट पर पहुँचते लगभग 1988 तक वो पहुंचा. व्हेन द कंपनी वाज इन वर्क ऑफ बैंक्रप्टसी मीन्स जब कंपनी पूरी तरह से कंगाल हो गई. ही एक्सेप्ट द चैलेंज, उसने उस चैलेंज को स्वीकार किया. यूजिंग रिच एंड ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, तब उसको मैनेजिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ चुका था. ही टर्न फॉर द फॉर्चून ऑफ द कंपनी, और उससे उसने कंपनी का भविष्य ही बदल के रख दिया. फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ही इज़ वेल नोन एज फादर ऑफ द जनरल मैनेजमेंट, और इसी योगदान के वजह से उसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का महापिता भी कहा जाता है. When Fayol wrote his own book, Principle of Management, he mentioned there 14 principles. जब फेयोल ने अपनी किताब लिखी तो उसमें अपने 14 प्रिंसिपल के बारे में बताया है, जिससे मैनेजमेंट चलाने के लिए बहुत फ़ायदा मिलता है. फर्स्ट, डिवीज़न ऑफ वर्क, काम का बंटवारा. फेयोल कहता है, according to this principle, the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, accounting and managerial. It is assigned to employees as per their qualities and capabilities. फेयोल का मानना था कि मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो उनमें कामों का बंटवारा कर देना चाहिए. जब कामों का बंटवारा होगा तो उसकी क्वालिटीज़ और योग्यता को देखते हुए उस व्यक्ति के हिसाब से काम बांटा जाना जरूरी है. सेकेंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. द मैनेजर्स हैव अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएट फ्रॉम सबऑर्डिनेट. मतलब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मैनेजमेंट के लिए सही डिसीजन लें. रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ ये है कि वो सही तरीके से उसके सबऑर्डिनेट सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, इस चीज़ की जानकारी वो टाइम टू टाइम लेता रहे. थर्ड, डिसिप्लिन. द एम्प्लॉय मस्ट ओबे द रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी एम्प्लॉय है वो उसने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उनको ओबे और उनका रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है. फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड. ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. एम्प्लॉयज़ के लिए जितने भी ऑर्डर आएंगे ऊपर से ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल से, वो एक ही ऑर्डर होने चाहिए. अगर कमांड अलग अलग आते हैं तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले किसका काम किया जाए. इसलिए यूनिटी इन कमांड में ही ऑर्डर आना ज़रूरी है. 5, यूनिटी इन डायरेक्शन. जिस तरह से यूनिटी कमांड ज़रूरी है उसी तरह से यूनिटी इन डायरेक्शन भी ज़रूरी है. दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. एक बॉस और एक प्लान से ही काम होना चाहिए. जब वो एक प्लान से काम होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन हो पाएगी.
Fifth, subordination of individual interest to the general interest. According to this principle, the interest of an individual must be given less importance than the interest of the organization. Sometimes the employees, due to their ignorance, selfishness, laziness, carelessness, interest of the organization, this attitude is very harmful to the organization. तो ये सारी चीज़ों को साइड में रखकर हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना 100% देना ज़रूरी है. Seventh, the degree of centralization. According to this principle, there must be a proper balance between centralization and decentralization in the organization. मतलब निर्णय लेने का अधिकार टॉप से लोअर मैनेजमेंट तक बांटा जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, the top authority should take a very important decision and activity decision taken by middle or lower management. This is called centralization and decentralization. 8. Remuneration. Employee must be given fair remuneration, wages or salary to keep them satisfied financial as well as retain them for a long span of a time within the organization. फेयल का मानना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके काम के अनुसार उनको रेम्यूनरेशन, वेजेस या सैलरी देनी ज़रूरी है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके. लाइन ऑफ अथॉरिटी, आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फेयल्स. स्केलर चेन वी नोन एज स्केलर चेन. Scalar chain means the hierarchy of authority from top level to the lower level for the purpose of communication. फेयल का मानना है कि कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम नहीं होना चाहिए बल्कि बॉटम टू टॉप भी होना ज़रूरी. अगर एक ही डिपार्टमेंट के दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे तो ऊपर के आदेश का इंतज़ार ना करते हुए आपस में ही कम्युनिकेशन करके कोई डिसीज़न लेना ज़रूरी है. लेकिन ऐसा करने से पहले टॉप मैनेजमेंट की इजाज़त ज़रूरी है. Number 10. Order. A principle is based on a place for everything and everything is in its place. For example, a management selection of appointment for the post of suitable person on every job. There should be a specific place for everyone and everyone should have a specific place. If this principle is violated, there will be insufficient use of resources. यहाँ पर हम सीधी सी बात ये कर सकते हैं कि किसी भी पोस्ट पर सही व्यक्ति का चुनाव होना ज़रूरी है. अगर उस पोस्ट पर सही व्यक्ति का चुनाव नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपके इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में कमी आ सकती है. 11. Equity. Management should be fair as well as friendly to their subordinate. The principle of equity suggests there similar treatment for the every people in organization. Next, 12. Stability of tenure of employers. Stability means sthirta, tenure means time period. At the time of recruitment, the employees of management should assure them about stability and tenure or a job security. जब किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाए मैनेजमेंट के माध्यम से तो मैनेजमेंट ने उसको स्टेबिलिटी और टाइम पीरियड पूरी तरह से या फिर जॉब सिक्योरिटी पूरी तरह से लॉन्ग टर्म की देनी चाहिए. 13. Initiative. Initiative refer to volunteering to do work in a innovative way. For example, means eagerness to initiative action without being asked to do. मतलब हर काम के लिए हमें मैनेजमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती. कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग वॉलंटरी बेस पर कर सकते हैं, जैसे कि सजेशन देना या अपने टाइम को या अपने काम को टाइम से पहले कर देना. इसको हम लोग इनिशिएटिव कहते हैं. 14. स्पिरिट द कॉर्प्स, जिसे हम लोग टीम वर्क भी कहते हैं. इफ ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज एन यूनियन एंड विद इन अ म्यूचुअल ट्रस्ट, द डिफिकल्टी कैन बी सॉल्व क्विकली. दिस इज कॉल्ड टीम वर्क.
Dear friends, in this 14th principle, we are learn about unity command and unity of direction. So let's us discuss what is the difference of unity in command and unity of direction. Most important question in this chapter. So first, unity in command. It means that subordinate should receive order and instruction for one boss only. Means one boss, one order. Unity in direction, one head and one plan for a group activity. Listen carefully, command for employees, direction for all organization. Second, the principle is related, functioning of employees, and unity in direction is related to function of whole organization. Unity of command, its main function is give command to avoid confusion for the employees. Unity in direction, its main purpose to direct whole organization. Unity of command, systematic working and improve efficiency, removing confusion. Unity in direction, particular department and overlapping. In shortly, we are said by preventing overlapping various activities. These are the major difference in unity and command and unity of direction. So friend, this is part 1. Remaining chapter we are learn in part 2. Thank you.